हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कैरियर्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, डिफरेंट कंपटीशंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसे कि नीट है, आईआईटी, जेई और भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वांटम नंबर्स के बारे में। आपको बताएं कि क्वांटम नंबर्स जो है यहाँ उससे रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें लिखी हुई हैं। क्वांटम नंबर्स को हम आइडेंटिफिकेशन नंबर्स भी कहते हैं या पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। यानी ये एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने का काम करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताएं कि जो क्वांटम नंबर्स होती हैं ये रियल नंबर्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स की कैरेक्टरिस्टिक से एसोसिएटेड होती हैं, एसोसिएटेड विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है कि क्वांटम नंबर्स जो होती है वो 4 होती है, 4 इन नंबर। और इन्हीं 4 नंबर्स की सहायता से कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स का। और जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं 4 स्मॉल लेटर सिंबल से, N, L, M, R, ML ऐसे लिखते हैं और S से लिखते हैं या MS। तो ये सिंबल्स हैं जिनसे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब थोड़ा स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज़ों से। जो एटम है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। एटम में है क्या? बहुत से ऑर्बिटल्स हैं। और इन ऑर्बिटल्स को डिस्टिंग्विश करना हो आपस में, मैंने ऑर्बिटल्स का डिस्टिंक्शन करना हो आपस में, तो डिस्टिंक्शंस के लिए रिक्वायर्ड है क्या? हमको पता होना चाहिए उसकी साइज़, शेप और ओरिएंटेशन। ये 3 चीज़ें बेसिकली पता होनी चाहिए। तो हम जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं किसी एटम में उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आपस में, इनकी पहचान कर सकते हैं। अब साइज जो होती है अगर स्मॉलर है तो उस कंडीशन में जो ऑर्बिटल होगा ये ऑर्बिटल न्यूक्लियस से ज़्यादा क्लोज होगा। तो जितना स्मॉल ऑर्बिटल न्यूक्लियस से उतना ही क्लोज। और दूसरी बात करें शेप और ओरिएंटेशन की, तो शेप और ओरिएंटेशन से पता चलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ
finding electrons in different directions। तो ओरिएंटेशन पता चला किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी है वो पता चलता है। और ये तो जनरल आइडिया हो गई कि जो साइज़ में छोटा दिखाई पड़ा, स्मॉल दिखाई पड़ा तो न्यूक्लियस से क्लोज़र होगा, और शेप ओरिएंटेशन के हिसाब से आइडिया लगा लेंगे कि जो तो किस डायरेक्शन में है, तो कुछ आइडिया मिलेगा इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी की किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन अगर प्रिसाइजली जानना हो, बिल्कुल ठीक जानना हो, यानी हमको प्रिसाइज डिटर्मिनेशन करना हो, तो फॉर प्रिसाइज डिटर्मिनेशन मैंने जो ऑर्बिटल्स हैं उनको बिल्कुल ठीक डिस्टिंग्विश करना हो, तो उनके लिए जो नंबर्स रिक्वायर्ड होती हैं वो क्वांटम नंबर्स कहलाती हैं, और ये 3 हैं। और कौन कौन सी नंबर रिक्वायर्ड होती हैं ऑर्बिटल्स के डिस्टिंक्शन के लिए? ये नंबर्स हैं n, l एंड m। मतलब कहने का ये हुआ कि एटम में जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं उनमें डिस्टिंक्शन करना हो, उनका आइडेंटिफिकेशन करना हो, तो उनके लिए एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन के लिए या एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए हमको 3 क्वांटम नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, n, l और m की। अब इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करना हो फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए हमको चाहिए 4 क्वांटम नंबर्स। और 4 क्वांटम नंबर्स कौन कौन सी होंगी? ये फर्स्ट 3 n, l, m एंड s। तो ये 4 क्वांटम नंबर्स की ज़रूरत होती है। तो कहेंगे कि इसको क्वांटम नंबर्स, तो क्वांटम नंबर्स ऐसी नंबर्स हैं जिनके हेल्प से हम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बता सकते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशंस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हैं वो कंप्लीटली दी जा सकती हैं 4 क्वांटम नंबर्स की सहायता से। अब ये जो 4 क्वांटम नंबर्स होंगी n, l, m एंड s, तो n, l और m से हमको ये पता चलेगा कि किस ऑर्बिटल में, किस ओरिएंटेशन वाले, किस शेप वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा, और s से पता चलेगा कि उसका अपनी एक्सिस पर रोटेशन कैसा है, वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। तो ये जनरल आइडिया अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑर्बिटल से रिलेटेड और थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, जिनके लिए हमको ज़रूरत पड़ी इन 4 क्वांटम नंबर्स की। अब थोड़ा सा ओरिजिन देखते हैं, क्वांटम नंबर्स मिली कहाँ से। तो पिछले लेक्चर्स में हमने आपको बताया था कि वेव नेचर जो है वो इलेक्ट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक है, और वेव नेचर के कारण प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ और वेव इक्वेशन आया जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के नाम से जाना जाता है।
अब इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब ट्रांसफॉर्म किया गया कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट्स में और फिर उनका वेरिएबल्स के अकॉर्डिंगली सेपरेशन हुआ, तो दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स मिले, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी वाला जो पार्ट था जिसे हमने रिप्रेजेंट किया था आर से, तो ये जो पार्ट था इससे रिलेटेड क्वांटम नंबर मिली थी n, जो थीटा थीटा जो पार्ट था इससे मिला था l, और जो फाई ये जो पार्ट है इससे मिला था m। इनसे रिलेटेड जो इक्वेशंस थे वेव फंक्शन के उनको सॉल्व किया गया था, 3 क्वांटम नंबर्स मिली थी। यानी चूँकि इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर से मिल रही हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक से एसोसिएटेड हैं। और जो 4th क्वांटम नंबर है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं मिला। ये 3 क्वांटम नंबर्स के लिए तो हमने कहा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यहाँ से मिला। जो 4th क्वांटम नंबर है जिसको हम s या ms से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये डिरैक्स इक्वेशन से मिला। एक साइंटिस्ट है P.A. डिरैक, और इन्होंने 1928 में एक इक्वेशन दिया था और उस इक्वेशन को सॉल्व किया गया तो ये 4th क्वांटम नंबर मिली। तो आपको हमने बताया कि ये 4 क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉन की वेव कैरेक्टरिस्टिक से और इलेक्ट्रॉन के स्पिन से किस तरह से रिलेटेड है। अब हम आपको बताएं कि इन नंबर्स को, यानी ये जो फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर्स हैं, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से तो मिली ही, इनको अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने मॉडल्स में भी इंट्रोड्यूस किया और उनका इंट्रोडक्शन आर्बिट्रेरी रहा पूरी तरह से। देखते हैं ज़रा सा कि किसने किसने इनको इंट्रोड्यूस किया। तो सबसे पहले बात आती है n, जो क्वांटम नंबर n है। तो क्वांटम नंबर n का इंट्रोडक्शन हुआ इंट्रोड्यूस्ड बाय, कह सकते हैं, नील्स बोर 1913 में, और उन्होंने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था एनर्जी लेवल्स का कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के सराउंडिंग में डिफिनिट एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व करते हैं, और उस कंडीशन में उनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। एंगुलर मोमेंटम का रिप्रेजेंटेशन हुआ mvr से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और r जो है रेडियस ऑफ एनर्जी लेवल, और ये वैल्यू इक्वल हुई NH/2π के। इसमें ये जो n है इसकी वैल्यू बताई गई 1 2 3 4, यानी अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है तो 1, सेकेंड में है तो 2, थर्ड में तो 3, और आगे भी इस तरह से। तो और इसी को कहा गया, ये सीरियल नंबर हो गया एनर्जी लेवल का या ऑर्बिट का, और इसी को कहा गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो बोर ने आर्बिट्रेरली इंट्रोड्यूस किया
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, यानी n कहलाया क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसी तरह से जो दूसरा क्वांटम नंबर है जिसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो L जो है इंट्रोड्यूस हुआ सोमरफील्ड के द्वारा। और सोमरफील्ड ने जो इंट्रोडक्शन दिया 1915 में हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम का जो फाइन स्ट्रक्चर था, हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, और इस स्पेक्ट्रम का जो फाइन स्ट्रक्चर था, यानी जो मेन लाइंस थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, वो तो इनसे एक्सप्लेन हुई थी, जो मेन लाइंस थी, ब्राइटेस्ट लाइंस। लेकिन जब हाई रिजोल्यूशन में देखा गया था तो इसमें जो लाइंस मिली थी डेफिनिट फ्रीक्वेंसी की, उन लाइंस को देखा गया कि बहुत सारी क्लोजली स्पेस लाइन से मिलकर बनी है, जिसे कहा गया स्पेक्ट्रम का इंटरनल स्ट्रक्चर या फाइन स्ट्रक्चर। तो इन फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए सोमरफील्ड ने एक दूसरा क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस किया था, जिसे शुरू में K से रिप्रेजेंट किया गया था और बाद में इसको चेंज करके L कर दिया गया। जो K की वैल्यू होती थी वो N की वैल्यू के इक्वल होती थी, यानी K इक्वल्स टू 1 2 3 4 ऐसे होता था। लेकिन जब इसको L में चेंज किया गया तो L इक्वल्स टू हो गया K-1, ये इक्वेशन। और L कहलाया, इस L को कहा गया एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये कहलाया एजीमुथल क्वांटम नंबर। और जो थर्ड क्वांटम नंबर है M, उसकी बात करें तो M जो है उसका इंट्रोडक्शन हुआ टू एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट। मतलब जीमन इफेक्ट में है क्या? जीमन इफेक्ट का मतलब है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस in strong magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो स्पेक्ट्रल लाइंस है उनकी फर्दर स्प्लिटिंग हुई और उनको एक्सप्लेन करने के लिए, यानी जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया थर्ड क्वांटम नंबर, जिसे कहा गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये थर्ड क्वांटम नंबर है। और जो फोर्थ क्वांटम नंबर है जिसे S या MS से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसको इंट्रोड्यूस किया आहलेनबेक और गॉड स्मिथ ने। नाइनटीन 1925 में। किसके लिए? टू एक्सप्लेन
the presence of doublets etc. in स्पेक्ट्रल लाइंस। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में लाइंस डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्लिट हो गई तो उम्मीद की गई कि उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक सिंगल लाइन होगी। पता चला वो सिंगल लाइन ही है, दो लाइंस मिलके बनी हुई हैं। तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए ये फोर्थ क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस हुआ और इसे कहा गया स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये हमने बताया कि जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं इनका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, हाउ दिस क्वांटम नंबर्स वेर इंट्रोड्यूस्ड टाइम टू टाइम टू एक्सप्लेन द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बताया हमने आपको। अब हम आपको बताएं कि ये जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं ये किन किन चीज़ों को इंडिकेट करती हैं और इनसे कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। उम्मीद करते हैं कि जितनी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है अभी तक वो आपको समझ में आई होगी। तो पहला स्टार्ट करें लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट किया n से। क्या बताता है, कह सकते हैं मेन एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं कि साइज एंड एनर्जी ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस कितनी है। आप देखते हैं इसमें ज़रा सा और भी कई चीज़ें हैं, जैसे एंगुलर मोमेंटम से भी रिलेटेड है। एंगुलर मोमेंटम भी हम इलेक्ट्रॉन का जान सकते हैं। मतलब कह सकते हैं यहाँ पर कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी सहायता से। तो ये बताया कि n मेनली किन किन चीज़ों को इंडिकेट करता है। अब देखते हैं वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ जो होती हैं n की 1 2 3 4 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। हालांकि जो फिजिबल वैल्यूज़ हैं अभी तक जो नोन हैं, नोन अप टू 7 विथ सर्टेनिटी। मतलब हमारी जो इन्फॉर्मेशन अभी तक हम 7 तक की बात करते हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को। तो जो एनर्जी लेवल्स हैं इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यदि 1 है तो K, इसको L, फिर M, N, ऐसे OP,
ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इनको। यानी अगर रिप्रेजेंटेशन में करके दिखाएं तो हम लिख सकते हैं ये न्यूक्लियस, ये इस तरह से डिफरेंट एनर्जी लेवल्स यहाँ लिख सकते हैं। n की वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 ऐसे 6 लिख दिया अगर, तो ये हो गया K L M N O P लाइक दैट। ऐसे ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक लेटर्स हैं जिनसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो n = 1 होगा तो नेचुरली इसकी डिस्टेंस कम होगी। जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये बताया आपको कि n एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है। अब n से कैलकुलेशन कर सकते हैं हम एनर्जी की। तो देखते हैं इसमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं n की सहायता से। तो कह सकते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़। यानी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़ में क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे ये He+ Li2+ Be3+ एक्सेट्रा। ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो हम निकाल सकते हैं एनर्जी। तो nth ऑर्बिट में जो एनर्जी रिप्रेजेंट होती है E = (-RHZ²/n²) ये रिप्रेजेंटेशन है। और जूल पर एटम ये वैल्यू आएगी इसमें। RH की वैल्यू है, RH मीन्स रीडबर्ग कांस्टेंट, डिटेल की बात नहीं करेंगे। RH = 2.18 × 10⁻18 जूल ये है। इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें तो कह सकते हैं कि En = -2.18 × 10⁻18 Z²/n² जूल पर एटम। और इसी को अगर मोल के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं तो -1.312 × 10⁶ Z²/n² जूल पर मोल। और अगर इसी वैल्यू को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखें तो -13.6 Z²/n² ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ये वैल्यू है। तो हमने आपको बताया कि जो वैल्यू है वो कितनी होती है। अब एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी है जिससे हम डिटेल में करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को। लेकिन यहाँ फ़िलहाल उम्मीद करते हैं कि ये जो फॉर्मूला मेंशन किया गया है उससे हम एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हाइड्रोजन की बात आएगी तो Z = 1 हो जाएगा और एनर्जी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बताया कि एनर्जी कैसे कैलकुलेट होगी। हाँ, और एक चीज़ और देखिए, इसमें किसी एटम के लिए ये कांस्टेंट वैल्यू है, Z भी कांस्टेंट हो जाएगा। और Z कांस्टेंट हो जाएगा तो इसकी सहायता से हम कह सकते हैं कि E जो होगा ये हो गया इस रिलेशन के हिसाब से
ऐसा रिलेशन आ गया। मतलब कि जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज़ होगी e की वैल्यू भी जो होगी वो इंक्रीज़ होती जाएगी। अब देखते हैं कैसे, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन में। ये साइन निगेटिव है ना, तो अगर ये साइन निगेटिव नहीं होता तो ये वैल्यू इंक्रीज़ होने पर ये वैल्यू डिक्रीज़ करती। लेकिन निगेटिव इंक्रीज़ का मतलब निगेटिवली इंक्रीज़ कर रही, यानी कह सकते हैं मतलब कि अगर ये वैल्यू अगर इंक्रीज़ हो रही है और ये निगेटिव साइन नहीं है तो ये वैल्यू डिक्रीज़ होगी। लेकिन ये इंक्रीज़ हो रही है और ये साइन या निगेटिव है, इसका मतलब n की वैल्यू में इंक्रीज़ होने पर e की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है। तो हम ऐसे दिखा सकते हैं इसको रिप्रेजेंटेशन में। ये न्यूक्लियस, ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, ये उनसे रिलेटेड क्वांटम नंबर्स, और एनर्जी जो होगी वो E1, E2, E3, E4, E5, और ट्रेंड के हिसाब से देखें तो E2 इज़ ग्रेटर देन E1, E3 इज़ ग्रेटर देन E2, E4 इज़ ग्रेटर देन E3 एंड E5 इज़ ग्रेटर देन E4। तो ये बताया कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने बताया आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब जो रेडियस है या डिस्टेंस ऑफ एनर्जी लेवल वो कैसे कैलकुलेट हो, तो बात उन्हीं की करेंगे। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़ के लिए इन स्पीसीज़ के लिए जो रेडियस होती है आर्यन, ये इक्वल्स टू 0.529 n² अपॉन जेट। ये वैल्यू जो होगी वो एंगस्ट्रॉम में होगी। यानी फॉर हाइड्रोजन एटम अगर बात करें तो कह सकते हैं कि आर्यन इक्वल्स टू 0.529 n², इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये वैल्यू जो आएगी वो एंगस्ट्रॉम में आएगी, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बताया कि रेडियस, अब n की वैल्यू इंक्रीज़ होने पर रेडियस जो होगी वो इंक्रीज़ होगी। यानी अगर n की वैल्यू 1 हो गई तो सबसे कम, 2 हो गई तो ज़्यादा। यानी कह सकते हैं कि ट्रेंड क्या बनेगा रेडियस का, ट्रेंड जो बनेगा R1 से R2 ग्रेटर होगा, इससे R3, इससे R4, ऐसे ये ट्रेंड बन गया। तो बताया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कौन सी इन्फॉर्मेशन हमको मिली, ये हमने आपको बताया। और अब थोड़ा सा बता दें आपको कि एंगुलर मोमेंटम भी इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट होता है। तो कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी लिख सकते हैं इसको mvr इक्वल्स टू NH/2π। तो ये n यहाँ पर इंट्रोड्यूस्ड है, तो n की वैल्यू जो होगी वो इस एंगुलर मोमेंटम को भी डिटरमाइन करेगी। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी सहायता से कौन कौन सी इन्फॉर्मेशंस हमको मिलती है। अब हम आपको बताने चल रहे हैं जो सेकेंड क्वांटम नंबर है, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर।
azimuthal quantum number or subsidiary quantum number are orbital angular momentum क्वांटम नंबर। और भी कई नेम्स हैं इसके, वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये रिप्रेजेंटेशन किससे होगा? रिप्रेजेंटेड बाय एल। क्या क्या पता चलेगा? पता चलेगा इससे 3D shape of orbitals subshell of ऑर्बिटल या इलेक्ट्रॉन और फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और भी कई इंफॉर्मेशंस इससे मिलती हैं। तो देखते हैं वैल्यूज़ के बारे में और फिर जो इंफॉर्मेशंस मिलती हैं उनको फाइंड आउट करते हैं। तो ये बताया आपको कि मेन जो चीज़ें हैं वो जिससे पता चल रही हैं। अब वैल्यूज़ देखते हैं। वैल्यूज़ ऑफ एल। तो वैल्यूज़ ऑफ एल क्या है? 0 to n-1, यानी n डिपेंडेंट वैल्यू है। n की वैल्यू पर l की वैल्यू डिपेंड करती है। यानी कह सकते हैं इफ़ n इक्वल्स टू 1, l इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू 0, 1, n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 0, 1, 2, ऐसे। टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ देखें, अगर यहाँ फाइंड आउट करें, अगर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ऑफ एल, कितनी वैल्यू हो रही है एन की किसी वैल्यू के लिए? तो इसमें केवल एक ही वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 1। n इक्वल्स टू 2 के लिए टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 2, n इक्वल्स टू 3 के लिए टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 3, n इक्वल्स टू अगर हम 4 कर लें तो l इक्वल्स टू हो गया 0, 1, 2, 3, यानी 4 वैल्यूज़ हो गई। और बताया कि हम ये, इसका मतलब हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि n की जो वैल्यूज़ हैं इनसे सीधे पता कर सकते हैं कि l की कितनी वैल्यूज़ होंगी। ठीक से देख सकते हैं, जो नंबर यहाँ मेंशन हो रही है, यहाँ मेंशन हो रही है, सेम नंबर यहाँ भी मेंशन हो रही है। ये 1 है तो ये 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3 और 4 है तो 4। यानी जितनी वैल्यू n की उतने ही सबशेल्स उस एनर्जी लेवल में होंगे। अब जो ये L की वैल्यूज़ हैं 0, 1, 2, 3, ये क्या इंडिकेट करती हैं वो भी देखते हैं।
वैल्यूज़ ऑफ L और यहाँ हो गया सब शेल। तो L इक्वल्स टू अगर 0 है तो S सब शेल है, अगर 1 है तो P, 2 है तो D, 3 है तो F, 4 है तो G और 5 हो गया तो H। ऐसे S P D F G H 1 2 3 4 5 ग्रेजुअली हो गया S P D F G H। तो ये जो है यहाँ तक कुछ के बारे में बता दें। यहाँ थोड़ा जो जनरली हम यूज़ करते हैं, S कहाँ से आया, ये शार्प का फर्स्ट लेटर, ये प्रिंसिपल फर्स्ट लेटर, डिफ्यूज और फंडामेंटल, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इनका फर्स्ट लेटर जो है वो रिप्रेजेंट हुआ सब शेल के लिए। तो ये बता दिया आपको कि जो L की वैल्यूज़ होती हैं वो किस सब शेल को इंडिकेट करती हैं, ये पता चल जाएगा। और हम पता कर सकते हैं N की वैल्यू से कि L की कितनी वैल्यूज़ होंगी उस N के लिए और उसमें कौन कौन से सब शेल होंगे। जैसे एक बार नटशेल में देखें तो यहाँ कह रहे हैं वैल्यू ऑफ N, यहाँ कह रहे हैं वैल्यूज़ ऑफ L और यहाँ सब शेल्स और यहाँ एक साथ समरी कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ सब शेल्स। तो N की वैल्यू में 1 2 3 4 5 ऐसे हो गया। L की जो वैल्यूज़ हैं 0 0 1 0 1 2, इसमें 0 1 2 3, अगर 5 हो गया तो 0 1 2 3 4 ऐसे हो गया। अब सब शेल्स में लिख रहे हैं तो इसमें केवल एक वैल्यू है तो केवल S यहाँ मार्क करेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा अगर रिप्रेजेंटेशन कर दें थोड़ी आइडिया बेटर मिलेगी हमको। टोटल नंबर ऑफ अगर सब शेल्स मेंशन करें तो एक ही सब शेल है, यहाँ 0 और 1 है तो S और P, ये हो गया S P D, इसमें हो गया S P D F और अगर इसको मेंशन करें तो S P D F G ऐसे। और यहाँ 1, फिर इसमें 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस तरह से बता सकते हैं कि कैसे कोरिलेशन है N का L से और L कैसे बताता है सब शेल को। और सब शेल बताएगा तो सब शेल जो सब शेल होगा उसी का ऑर्बिटल भी होगा। S सब शेल है तो S ऑर्बिटल, P सब शेल है तो उसमें P ऑर्बिटल्स, D सब शेल है तो D ऑर्बिटल्स और F सब शेल है तो F ऑर्बिटल्स। तो इस तरह से हमने बताया कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उससे कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस मिलती है। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है इसकी वैल्यू होती है √L
L + 1 H/2 पाई। L पता ही है, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है, और H जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। तो अगर हम वैल्यू निकालें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की, तो S ऑर्बिटल से रिलेटेड अगर वैल्यू निकालें, या S सबशेल या ऑर्बिटल से रिलेटेड अगर वैल्यू निकालते हैं, तो जो वैल्यू होगी ये वैल्यू हो जाएगी, L की वैल्यू कितना रखेंगे S के लिए 0 रखेंगे, तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई, L की वैल्यू यहाँ 0 हो गई। अब ये वैल्यू जितनी भी हो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, यानी S सबशेल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो होगी वो 0 हो गई। उसी तरह से P के लिए बात करें, तो P के लिए L = 1, अगर यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट करें तो 1 + 1 2 हो गया, और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 हो गया H/2 पाई। उसी तरह से D के लिए अगर निकालना है, D सबशेल का इलेक्ट्रॉन है, वैल्यू फाइंड आउट करें तो D = 2 + 1 3 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो गया, √6 H/2 पाई। तो ये बताया हमने कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इन सबशेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके लिए कितनी होगी। तो ये हमने अभी 2 क्वांटम नंबर्स के बारे में आपको बताया, क्वांटम नंबर n और क्वांटम नंबर l, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम बाकी दोनों क्वांटम नंबर्स के बारे में बात करेंगे, और उनका आपस में जो कोरिलेशन होगा n, l, m और s का, उनके बारे में बताएंगे। तो आप वीडियोस देखते रहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।